So after chapter number 1 and 2, we come down to chapter number 3, that is economic reforms, children. Or economic reforms are basically the changes that take place from the viewpoint of the government कि कैसे कंट्री को टुवर्ड्स ग्रोथ लेके जाना है. सो अगर हम बात करें चिल्ड्रन, सबसे पहले हमारा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट केम डाउन इन द ईयर 1948, जिसमें मेजॉरिटी बोलना तो गलत होगा, 100% ऑफ द इंडस्ट्रीज वर अंडर द गवर्नेंस ऑफ द गवर्नमेंट इटसेल्फ. देयर आफ्टर टाइम पास करता गया और गवर्नमेंट को लगा कि कुछ हम खास सो कॉल्ड अचीव कर नहीं पाए, तो 1956 में एक और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया. इसमें भी कुछ खास हुआ नहीं चिल्ड्रन, और सो कॉल्ड फाइनली इन द ईयर 1991 जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन आया, उसके अकॉर्डिंगली हमारी लास्ट दो पॉलिसीज जो थी चिल्ड्रन, दे वर प्राइमरली बेस्ड ऑन द लॉजिक ऑफ LPQ, दैट इज L स्टैंड्स फॉर लाइसेंसिंग, जो कन्वर्ट होके अब बन गया लिबरलाइजेशन. P स्टूड फॉर प्रोहिबिशन, जो अब बन गया प्राइवेटाइजेशन. Q स्टूड फॉर कोटा सिस्टम, जो अब बन गया सो कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. तो हम LPQ से कहां पे ट्रांसफॉर्म हो गए? LPG पे. फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर. चलिए, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड अंडरस्टैंड कि भाई ये काम किया क्यों गया. तो सम स्कॉलर्स से कि जो पब्लिक सेक्टर का रोल था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा था, बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने कुछ ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन तो किया नहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर ने. हाँ, फूड सिक्योरिटी ऑब्वियसली बात है अच्छी हो गई, जहां पे हमको हर चीज खाने पीने की इंपोर्ट करनी पड़ती थी, आज हम दुनिया में काफी चीजें बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो ये पिद्दी याद रखिएगा, नहीं तो नंबर भी पिद्दी की तरह आएंगे आपके. व्हाट इज दिस पिद्दी सर? पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, कहने का मतलब इंपोर्ट ज्यादा था और एक्सपोर्ट कम. इन्फ्लेशनरी प्रेशर, जब महंगाई कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा होगी तो कंट्री में तो सामान कम बिकेगा बिकॉज लोगों के पास पैसे नहीं है. एज सच आप इसको कहीं एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे बिकॉज आपका इन्फ्लेशन दूसरी कंट्री को भी इफेक्ट करता है, उनके लिए भी बाइंग बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है. फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉल क्यों हो गए भाई? इसलिए फॉल हो गए क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट कुछ हो नहीं रहा था खास, और इंपोर्ट दनादन बढ़ता जा रहा था. कहने का मतलब एक निठल्ले की कमाई खत्म हो गई पर घर का खर्चा उसके सिर पे बोझ की तरह लदा हुआ था. एंड देयर आफ्टर वी हैव ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स, जितना उधार लिया था फॉरेन कंट्रीज से उसको पे करने के लिए हमें दो तरह के लॉसेस बेयर करने पड़ते हैं चिल्ड्रन. पहला विच इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट फैक्टर, और दूसरा विच इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन करेंसी का डेप्रीसिएशन. आज अगर 100 करोड़ डॉलर का इंडिया लोन ले ले यूएस से और उसको 5 साल के बाद पे करना है तो इंटरेस्ट तो आपको देना ही देना है, वो तो एडिशनल आउटफ्लो होगा ही होगा. प्लस आज अगर $1 की वैल्यू 85 86 है, क्या 5 साल बाद 85 होगी? हो सकता है 100 रुपए पहुंच जाए, तो ये 15-20% का एक्स्ट्रा नुकसान झेलना पड़ेगा. एंड देयर आफ्टर वी वर नॉट एबल टू जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन एज वेल एज फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. सो ये पिद्दी कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से चिल्ड्रन हमें जरूरत पड़ी दैट वी नीड टू हैव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रीफ्रेम्ड एज सच. तो ये पिद्दी सब लोग याद रखेंगे, वर्ड भी बड़ा अच्छा है पिद्दी, याद रहेगा कि कंट्री के हाल भी पिद्दी हो गए थे एकदम. अंडरस्टूड दिस. चलिए, सो चिल्ड्रन 1991 की क्राइसिस क्या थी? न्यूमरस टाइम्स इट हैव बीन टोल्ड टू एवरीबॉडी. एक बार फिर से थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं. उस समय सो कॉल्ड जनता दल जी की गवर्नमेंट हुआ करती थी और मनमोहन सिंह जी को भेजा गया था सो कॉल्ड की जाइए वर्ल्ड बैंक से कुछ उधार ले आइए. तो वर्ल्ड बैंक जब तक वो पहुंचे पता लगा कि भारत में सरकारी गिर चुकी है, तो पूछा गया कि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो चिल्ड्रन काफी सोना उस ईयर में गिरवी रखा गया था वर्ल्ड बैंक के पास. बट डेटा टेक्स्ट अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा वर्ल्ड बैंक ने भी जितना हमसे गोल्ड लिया था चिल्ड्रन उसका 3 गुना हमको उधार देने का प्रॉमिस किया था, बिकॉज दे ऑल्सो न्यू कि इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी और यहाँ पे पैसा डूबेगा नहीं, अनलाइक पाकिस्तान श्रीलंका चिल्ड्रन. तो सो कॉल्ड इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे गए थे हमारे मनमोहन सिंह जी, जो बाद में फाइनेंस मिनिस्टर बने और अगली गवर्नमेंट 92 में जब फॉर्म हुई थी, और उसी के आसपास ये स्टॉक मार्केट में भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और 1991 के आसपास गल्फ वॉर भी हुई थी. तो कहने का मतलब पूरा सीन क्रिएटेड था बर्बादी का. बट देन टू गवर्नमेंट ने सोचा कि कैसे फॉरेन कैपिटल को इन्फ्लुएंस किया जाए और इंडिया में लाया जाए. तो बड़े बड़े फॉरेन कंपनीज को चिल्ड्रन हमारी गवर्नमेंट ने दे दिया व्हाट इज कॉल्ड एज टैक्स हॉलीडे. मतलब टैक्स के सारे ऑफिशियल छुट्टी पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं. फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम आपको अपने प्रॉफिट पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है. तो जब ये बेनिफिट फॉरेन कंपनीज को मिला
तो काफी फॉरेन कैपिटल इंडिया आने लग गया। फॉरेन कैपिटल इंडिया आने से जो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स में चिल्ड्रन शॉर्टेज थी, दैट शॉर्टेज वाज अल्टीमेटली कोप्ड अप, एज वेल एज एक एडवांटेज और हुआ, जो फॉरेन फैक्ट्री इंडिया में खुली तो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ गया। जब एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ा तो यहां पे जो टैक्सेशन का इनएफिशिएंट कलेक्शन था चिल्ड्रन, दैट प्रैक्टिकली इंप्रूव्ड एज सच। So new economic policy 1991 brought a wide range of economic reforms. उसको हमने क्लासिफाई अभी अभी किया था आपके लिए चिल्ड्रन एज LPG। तो दो तरह के खास मेजर्स लिए गए। फर्स्ट वाज कॉल्ड एज स्टेबलाइजेशन मेजर, जिसको आप बोल सकते हैं चिल्ड्रन शॉर्ट टर्म, एंड सेकंड वाज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल, व्हिच इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म। अब ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, द शॉर्ट टर्म मेजर्स वर आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? तो आंसर होगा स्टेबलाइजेशन, एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स वर कॉल्ड एज व्हाट? स्ट्रक्चरल। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन, समझ में आ गया? तो हर 3 महीने में आप आरओ वाटर प्यूरिफायर वाले को बुलाएं और वो आपके आरओ वाटर प्यूरिफायर का फिल्टर साफ करे, क्योंकि जो वाटर टैंक है उसमें पानी बहुत गंदा है। तो इट इज अ स्टेबलाइजेशन मेजर, शॉर्ट टर्म हो गया। बट परमानेंटली आरओ के साथ एक प्री फिल्टर लगा दिया जाता है कि पहले पानी उसके अंदर थोड़ा बहुत फिल्टर हो जाए, फिर आरओ के अंदर जाए। दैट्स अ लॉन्ग टर्म मेजर। तो जब आपने ये काम किया तो पता लगा आरओ की सर्विसिंग साल में सिर्फ एक बार हो रही है, पहले हर 3 महीने में होती थी। तो दैट वाज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? स्ट्रक्चरल मेजर। समझ में आ गया? यहाँ पे बीओपी को ठीक किया गया। कैसे बीओपी को ठीक किया गया? बाय हैविंग सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज। ये मैंने आपको बताया कैसे हुआ था। हमने फॉरेन कॉर्पोरेट्स को इंडिया में इन्विटेशन दिया। देयर आफ्टर इकोनॉमी की एफिशिएंसी लेवल बढ़ गई, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन आ गया। पहले वही कचौड़ी आलू दम आलू पूरे देश में बिकता था, आजकल ये बर्गर पिज्जा बढ़िया क्यों बिकने लग गया? क्योंकि फॉरेन कंपटीशन आ गया है। पहले इंडियन कंपनीज जो प्रोडक्ट्स बनाती थी, ये सोच के बनाती थी दैट इंडियंस आर वेरी पुअर एंड दे रिजॉर्ट ओनली एंड ओनली ऑन व्हाट इज कॉल्ड एज चीप गुड्स। क्या ऐसा होता है चिल्ड्रन? नॉट एट ऑल। आज नॉर्मल सो कॉल्ड आईटेल जैसी कंपनी की भी अगर बात करें, जो मोबाइल फोन बना रही है, या वीवो और पोको और ओप्पो, ये भी एप्पल और सैमसंग को देखकर एटलीस्ट 10,000 रुपए से बढ़ के थोड़ा 40-50 हजार रुपए का मोबाइल फोन बनाने लग गए हैं। तो गॉन आर द डेज जब सोचा जाता था इंडियंस आर वेरी पुअर एंड दे लिव ओनली ऑन चीप प्रोडक्ट्स। अब ऐसा नहीं है। सो द मेन फीचर्स वर 3 चिल्ड्रन ऑलरेडी टोल्ड। अब इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं खास ज्यादा। सो लिबरलाइजेशन का मतलब कि जो भी गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस थे कॉर्पोरेट्स पे चल रहे हैं, दीज रेस्ट्रिक्शंस वर सो कॉल्ड अल्टीमेटली लोअर्ड। क्यों लोअर किए गए? जस्ट टू अट्रैक्ट द बिजनेस कम्युनिटी टू एंटर इनटू न्यू वेंचर्स। तो जो एंट्री लेवल था सो कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर के लिए किसी भी बिजनेस में चल रहे हैं, उसको हमने लोअर कर दिया। आजकल आप एक शब्द सुनते होंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब पहले बिजनेसमैन को परमिशन लेने के लिए दुनिया भर के ऑफिसेज के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे, घूस देनी पड़ती थी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को। अब बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो लिबरलाइजेशन का सबसे पहला मीनिंग है deregulation and reduction of government control. I repeat children, the first meaning is deregulation and reduction of government control. तो किसी जमाने में अगर आपके दादाजी को क्लॉथ का भी बिजनेस करना होता था, he used to take license from the government. आज ऐसा नहीं है। सो आज काफी बिजनेसेस को ऑटोनॉमी दे दी गई है, फ्रीडम दे दी गई है कि आप सिर्फ अपना पैसा लगाइए और बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए, गवर्नमेंट रेगुलेशंस की जरूरत नहीं है आपको। The second is children, business is given free hand to run on commercial lines. पता लगा आपको कैब सर्विस चलानी है तो पहले जाइए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से परमिशन लीजिए सेंट्रल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर लोकल लेवल पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। आज ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट बाय अ कार, गेट इट्स येलो नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन डन, और अगले दिन से उबर, ओला या अपनी कैब सर्विस कोई आपकी है, आप तुरंत उसको स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब पहले जब बिजनेस स्टार्ट करने में 5-5, 6-6 महीना अप्रूवल में लगता था, अब 5 से 6 मिनट लगता है बस। थर्ड इज टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल, और प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया गया कि वो भी मल्टीनेशनल्स की तरह अपने आप को एक्सपैंड करें। किसी जमाने में फॉरेन कैपिटल अलाउड ही नहीं था बिजनेस में, बट एज ऑफ नाउ अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें चल रहे हैं, इंडिया में 100% फॉरेन कैपिटल लगा के कंपनीज कैन सेट अप देयर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। To introduce more competition into the economy by creating incentive for increasing efficiency. गवर्नमेंट कहती है कि आप रिसर्च प्रोजेक्ट में पैसा लगवाइए, किसी से भी, बिजनेसमैन लगाए, इंडिविजुअल पर्सन लगाए।
जितना पैसा वो लगाएगा उतना उसकी इनकम में टैक्स में छूट मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए देयर इज अ पर्सन मिस्टर एक्स, एंड इन्होंने चिल्ड्रन सोलर एनर्जी के ऊपर कोई रिसर्च इनिशिएट की है, एंड दिस रिसर्च इज टू टेक प्लेस इन लेट अस से आईआईटी मुंबई, और इस टोटल रिसर्च का खर्चा मान लीजिए 10 करोड़ रुपीस है, और मिस्टर एक्स ने इन्वेस्ट कर दिया फॉर एग्जाम्पल 20 लाख रुपीस, और मिस्टर एक्स की कंपनी का अगर एनुअल प्रॉफिट चिल्ड्रन 60 लाख है, तो गवर्नमेंट कह रही है बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड 20 लाख रुपी इन द रिसर्च प्रोजेक्ट, आपको टैक्स देना है सिर्फ 40 लाख पे, बाकी 20 लाख पे आपको टैक्स देने की कोई सो कॉल्ड जरूरत नहीं है। और टैक्स का परसेंटेज अगर 30% है कॉर्पोरेट्स का चिल्ड्रन, तो इसको कितना टैक्स बच गया? 6 लाख रुपए इसको टैक्स बच गया। तो ये इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ने देने स्टार्ट किए, और डे बाय डे ये बढ़ते ही जा रहे हैं। लाइक इफ यू बाय एन इलेक्ट्रिक व्हीकल चिल्ड्रन, द रजिस्ट्रेशन चार्जेस आर ओनली 5%, और अगर आप कोई पेट्रोल व्हीकल खरीदते हैं तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस आर मच मोर, 25 to 30% ये रेंज करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन लेते हैं तो ये आपकी इनकम में से रिड्यूस भी होता है, बट नॉर्मल व्हीकल की अगर आप लोन लेंगे तो रिड्यूस नहीं होगा। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है इन सब चीजों से? आपको एनकरेज कर रही है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अगर आप बैटरी परचेज करते हैं मार्केट से जाके चल रहे हैं, द रेट ऑफ जीएसटी इज ओनली 5%, बट अपनी पेट्रोल कार के लिए अगर बैटरी परचेज करें, या घर के लिए अगर इन्वर्टर के लिए बैटरी परचेज करें, तो जीएसटी इज 18%। तो क्यों गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कम जीएसटी चार्ज करती है? जस्ट टू एनकरेज पीपल कि वो पोल्यूशन कम क्रिएट करें। बातें समझ में आ गई सबको? So economic reforms include what and what children? इंडस्ट्रियल सेक्टर बेटर किया जाए, फाइनेंशियल सेक्टर, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। जो मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स लिए उसमें फाइनेंशियल सेक्टर भी आ गया था, टैक्स रिफॉर्म भी आ गया था बच्चों। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया। डेट लर्न कर लीजिएगा, एमसीक्यू में आएगा। जुलाई 24, 1991, रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, लिकर, डिफेंस, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव। सिर्फ 3 चीजों के लिए आपको लाइसेंस की आज भी जरूरत है चिल्ड्रन। ये नहीं कि शटर उठाया, दुकान खोल दी और लिकर बेचनी, अल्कोहल बेचनी चालू कर दी है, नॉट अलाउड। ओके, डिफेंस इक्विपमेंट के लिए लाइसेंस चाहिए। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स में चिल्ड्रन पेट्रोल पंप्स भी आते हैं। गॉट इट क्लियर? तो किसी जमाने में मिट्टी का तेल बेचने के लिए भी लाइसेंस चाहिए होता था, बट आज इसके लिए इतने बड़े लाइसेंस की जरूरत नहीं है। किसी जमाने में आपको बैंक अगर खोलना है तो दुनिया भर का सो कॉल्ड रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना होता था। आज सिर्फ आरबीआई को एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है बाय द जनरल मैनेजर ऑफ द कंसर्न्ड बैंक कि हम सो प्लेस पे एक नई ब्रांच खोलना चाहते हैं, काइंडली अप्रूव। 24 घंटे के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाता है। सो LDI याद रखिएगा, लिकर, डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल एक्सप्लोडिव्स। लॉजिक समझ में आ गया? इन 3 के लिए यू रिक्वायर लाइसेंस, बाकी किसी चीज के लिए भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट चिल्ड्रन, डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पहले 1948 एंड 56 चिल्ड्रन, दोनों की पॉलिसीज में ऑलमोस्ट 100% ऑफ द इंडस्ट्रीज वर अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, बट अब ऐसा नहीं है। आपको याद होगा शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। सी में ज्वाइंट पार्टिसिपेशन है चिल्ड्रन, बी में ज्वाइंट पार्टिसिपेशन है। मैंने आपको लॉजिक बताया था ना, वर्ड क्या याद रखना है? बी से बोथ। लॉजिक समझ में गया? तो सी शेड्यूल में जितनी इंडस्ट्रीज हैं दे आर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। शेड्यूल बी वर्ड याद रखिएगा क्या था? बोथ। एंड शेड्यूल ए वाज ओनली फॉर गवर्नमेंट। तो 17 से 3 इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने अपने पास रखी है अभी, जिनके लिए बोला मैंने लाइसेंस चाहिए। डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे। एटॉमिक एनर्जी कहीं ना कहीं एक्सप्लोसिव में ही आता है चिल्ड्रन। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो अगर आपको सो कॉल्ड रोड ट्रांसपोर्ट में कोई बिजनेस करना है, यू आर फ्री टू डू, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम अब नहीं है। डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अर्लियर चिल्ड्रन मेनी गुड्स वर प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और ये इन्हीं के लिए गवर्नमेंट ने रिजर्व कर दिया था। अब यहां पे 2 प्रॉब्लम आ गई। पहली प्रॉब्लम चिल्ड्रन, एक तो ये गवर्नमेंट से सब्सिडी लेते थे बट अल्टीमेटली काम उस तरह का करते ही नहीं थे, और दूसरी प्रॉब्लम, इनकी जो प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी थी दैट यूज्ड टू बी वेरी 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 लो एज सच। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि गवर्नमेंट आपको बेनिफिट भी दे रही है बट आप उस बेनिफिट का पूरा एडवांटेज ले ही नहीं पा रहे। तो गवर्नमेंट कहती थी कि भाई अगर हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप इसमें अच्छा काम करें,
ताकि आपको भी फायदा और गवर्नमेंट को भी फायदा हो। बट अल्टीमेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट वाज सीन कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज का लोगों ने एडवांटेज तो लिया, बट जो गवर्नमेंट कहती थी कि आप प्रमोशन करिए, अपना बिजनेस एक्सपैंड करिए, इन्होंने एफर्ट्स जीरो कर दिए थे। तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट सेट कि हम आपके लिए क्यों रिजर्वेशन क्रिएट करें। तो गवर्नमेंट ने लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को भी लाइसेंस दे दिया कि ये भी वो चीजें मैन्युफैक्चर कर सकती हैं जो अर्लियर किसके लिए रिजर्व थी, सिर्फ स्मॉल स्केल के लिए। क्योंकि आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्यों डी रिजर्वेशन किया गया, क्योंकि अब ये नहीं है कि सिर्फ रट के आपका काम चल गया, आपको रीजन भी पता होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट सीलिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की एनहांस कर दी गई चिल्ड्रन, 1 करोड़। अगेन इसके दो रीजन थे, ताकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा परमिशन मिले, और दूसरा कंट्री में जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होगा। आप एमपीसी का ही कॉन्सेप्ट ले लीजिए। तो अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं, गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई 5 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते, बट मेरी कैपेसिटी 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की है, तो मैं गवर्नमेंट से कह रहा हूं कि भाई मैं 20 गुना इन्वेस्टमेंट करूंगा, और मैं 20 गुना इन्वेस्टमेंट करूंगा तो रोबोट तो काम नहीं करेंगे ना, पीपल विल बी एम्प्लॉयड, व्हेन पीपल विल बी एम्प्लॉयड दे विल गेट मनी, उस मनी पे गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा तो देश की तरक्की होगी, इसलिए गवर्नमेंट ने लिमिट्स बढ़ा दी। ये कानून बच्चों अब खत्म हो चुका है। अब मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट की जगह चलता है कंपटीशन एक्ट 2002। ये था क्या, आपको पता होना चाहिए। अगर आप कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स और टुवर्ड्स योर कोलीग इंडस्ट्रियलिस्ट, वो कंप्लेन कर सकते हैं और आपकी फैक्ट्री बंद हो सकती है। अगर आपने किसी को महंगा सामान बेचा एमआरपी के ऊपर एक फेक स्टिकर लगा के, तो भी अगेन आपको जेल भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें एमआरटीपी कानून के अंदर हुआ करती थी। तो गवर्नमेंट ने 2002 में इस कानून को खत्म कर दिया और कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 ले आया चिल्ड्रन। सो अर्लियर अगर दो कंपनीज आपस में मर्ज होती थी या एक दूसरे के साथ मिल जाती थी, देयर वर ह्यूज रेस्ट्रिक्शंस, बट नाउ दोज रेस्ट्रिक्शंस हैव बीन इक्वलाइज्ड टू नील एज सच। कोई भी कंपनी किसी के साथ भी जॉइंट वेंचर कर सकती है, जितना चाहे उतना एक्सपेंशन। अब दिमाग में ये भी बात आती होगी सर 48 और 56 में ऐसी अलाउ क्यों नहीं की गई परमिशन। गवर्नमेंट के अंदर एक डर था, ब्रिटिशर्स आए थे चाय बेचने के लिए और देश को रूल कर गए, अब कोई दूसरा फिर से ना चलाए। That's why 48 और 56 में huge restrictions were there. Financial sector reform children. Earlier the role of RBI लिख लीजिएगा यहाँ पे नोट्स में, reduced from regulator to only facilitator। पहले आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चिल्ड्रन सुपर स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। बैंक में समझ लीजिए अकाउंट खोलना है तो ऐसा लगता था बम का लाइसेंस लेना है, अब ऐसा नहीं है चिल्ड्रन। प्राइवेट बैंक्स को काफी एक्सपैंड किया गया। आईसीआईसीआई की तो कहानी भी आपने सुनी होगी, चंदा कोचर जी की, बड़ी कलाकार लेडी थी, खूब कलाएं थी इनके अंदर। एक एक बिल का पेमेंट दो दो बार करवाया जाता था। एक बार स्टेशनरी के बिल का पेमेंट जुलाई में हो गया, वही बिल नवंबर में फिर से पे हो गया, क्योंकि जिसको पे होता था वो इनके रिश्तेदार होते थे। तो स्टेशनरी सप्लाई हुई 2 लाख की और पेमेंट हुआ 4 लाख का। अपने देवर के नाम पे एक कंपनी खोल ली कि किसी भी बड़ी कंपनी को अगर 100 करोड़ रुपए से ऊपर का लोन चाहिए, उनको करवाना पड़ता था क्रेडिट अप्रेजल, मतलब अपनी हैसियत आपको बैंक को बतानी है, और क्रेडिट अप्रेजल उसी पर्टिकुलर कंपनी से कराना पड़ेगा जिनसे बैंक बोलेगा, और वो कंपनी टोटल लोन का 2% कमीशन चार्ज करती थी, और वो इन्हीं की देवर की जेब में जाके इन्हीं घर में वापस आता था। तो बड़ी कलाकार लेडी थी, आप समझ गए होंगे क्या कलाएं थी इनके अंदर। अब ये मौज कर रही है, जेल वेल में है शायद। खैर, एचएसबीसी जैसे बैंक्स थे, इन्होंने कंज्यूमर्स को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बेटर सर्विसेज देकर काफी कंपटीशन क्रिएट किया। और आजकल तो आप जानते ही होंगे जो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है आफ्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चिल्ड्रन, इट इज एचडीएफसी। समझ में आ गया। तो एक्चुअली ये एचडीएफसी नहीं है, इट इज प्रैक्टिकली चिल्ड्रन कॉल्ड एज एचडीएफसी बैंक। एवरीबडी मस्ट बी नोइंग आईसीआईसीआई अलग है, आईसीआईसीआई बैंक इज डिफरेंट। Again children, IDBI is different and IDBI bank is different। वैसे ही बच्चों HDFC is different, और हम आप जिसको जानते हैं that is HDFC बैंक। तो पहले ICICI और IDBI खुले थे इंडिया में 90s के आसपास, कुछ तो और पहले भी थे, ताकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को सिर्फ लेंडिंग करेंगे और उन्हीं से सिर्फ डिपॉजिट लेंगे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने जब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म 91 में आए, आरबीआई ने थोड़ा सा लाइसेंसिंग रेगुलेशन भी सो कॉल्ड लिबरलाइज किया, तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम भी एक रिटेल बैंकिंग लाइसेंस ले लें। तो आईसीआईसीआई वालों ने एक नई कॉर्पोरेट खोली जिसका नाम रखा चिल्ड्रन आईसीआईसीआई बैंक। आईडीबीआई ने पैसा लगा के एक कॉर्पोरेट खोला जिसका नाम रखा आईडीबीआई बैंक, और एचडीएफसी ने पैसा लगा के कॉर्पोरेट खोला जिसका नाम रखा
HDFC बैंक। मतलब पिताजी की फैक्ट्री चल रही थी, उन्होंने अपने बेटे को एक शोरूम खुलवा के दे दिया ताकि फैक्ट्री में हम अच्छे गुड्स बना ही रहे, शोरूम में मॉल में दुकान खोल लें और वहां पे उसको सप्लाई करें। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज अप टू सच लार्ज एक्सटेंट चिल्ड्रन कि एचडीएफसी बैंक ने अपने फादर ऑर्गेनाइजेशन को ही खरीद लिया। आईडीबीआई बैंक ने आईडीबीआई को और आईसीआईसीआई बैंक ने आईसीआईसीआई को खरीद लिया। तो एज ऑफ टुडे आपको कंट्री में आईसीआईसीआई बैंक नजर आता है, नॉट आईसीआईसीआई। आईडीबीआई बैंक नजर आता है, नॉट आईडीबीआई। एचडीएफसी बैंक नजर आता है, नॉट एचडीएफसी। गॉट इट क्लियर? ये बातें आई होप सो समझ में आ गई होंगी चिल्ड्रन। देयर आफ्टर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए बच्चों, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ज्यादा से ज्यादा हमारी कंट्री में पैसा लगाएं, उसके लिए भी नॉर्म्स को काफी लिबरलाइज किया। पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंक्स को आपने शायद नाम सुना होगा, एएनजेड विंडलेस बैंक चिल्ड्रन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, डॉशे बैंक, इफ्को टोक्यो बैंक जापान का, ये ढेर सारे बैंक्स इंडिया में पहले नहीं थे। अब जब काफी लिबरलाइज कर दिया गया तो दे स्टार्टेड कमिंग एंड सेटिंग अप देयर ब्रांचेस इन इंडिया, बिकॉज पहले इनको अलाउड ही नहीं था यहाँ बिजनेस करना। ईज ऑफ एक्सपेंशन, अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर नई ब्रांच सेटअप करनी है तो अर्लियर द रूल्स वर वेरी 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 रिजिड चिल्ड्रन। नाउ आपको सिर्फ एक नॉर्मल सा एप्लीकेशन देना है आरबीआई को, 24 आवर्स के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाता है और अल्टीमेटली यू कैन सेटअप अ न्यू ब्रांच। एचडीएफसी का तो प्लान है हर 4 किलोमीटर के अंदर वो एक ब्रांच खोलने वाले हैं, इसलिए आपको भी शायद अपने गली मोहल्ले में इनकी ब्रांच नजर आती होगी। एक जगह एचडीएफसी पहुंचता है, उसके बगल में आईसीआईसी पहुंच जाएगा, कुछ दिन बाद उसके बगल में कोई तीसरा बैंक आ जाएगा। तो अब आपको वो दिन दूर नहीं, जैसे ऑटो वाले स्टेशन के बाहर पकड़ते नहीं है, हाथ पकड़ ले जाते हैं ऑटो में बैठाने, आइए हम आपको घर छोड़ दें, बस बैंक में भी यही काम होने वाला है। आई रिमेंबर द डेज 90s में जब बैंक में किसी को अकाउंट ओपन करवाना होता था, बहुत बार एग्जाम्पल ले चुका हूं, पहले वो लखानी और बाटा की 2 रबड़ की चप्पल खरीदता था, क्योंकि बैंक वाले इतनी चप्पल घिसवाते थे, इतना चक्कर लगवाते थे, ये कागज ले आओ वो कागज ले आओ। और आज गलती से आप फोन कर दीजिए कि बैंक में अकाउंट खुलवाना है, अब देखिए मजा, जब तक घर में आके देख नहीं लेंगे फोटो माला चढ़ गई है तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। गॉट इट क्लियर? सो टैक्स रिफॉर्म्स क्या हुए? टैक्स 2 तरह के होते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है चिल्ड्रन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जिस टैक्स का इंपैक्ट और इंसिडेंस एक ही पर्सन पे हो इट इज नोन एज डायरेक्ट। बट जो टैक्स का इंपैक्ट किसी एक पे हो बच्चों और इंसिडेंस दूसरे पे, इट इज नोन एज इनडायरेक्ट। दैट इज जीएसटी का नाम ले लीजिए, पीवीआर में मूवी देखने गए, आर्टिकल 370 जीएसटी लगाया 18% पीवीआर वालों के ऊपर गवर्नमेंट ने, पे किसको करना पड़ता है? हमारे आपके जैसे लोगों को, मतलब आपको ज्यादा देना पड़ता है, मेरे कम, मैं तो ज्यादा जाता ही नहीं पीवीआर। इज दैट क्लियर? टिकट से ज्यादा तो पॉपकॉर्न की बाल्टी महंगी है उनकी। तो सो कॉल्ड ये टैक्स है इनडायरेक्ट। इनकम टैक्स, आपके पापा पैसे कमाते हैं, पड़ोसी अंकल थोड़ा जाएंगे टैक्स देने, आपके पापा को ही देना है, इट इज नोन एज चिल्ड्रन डायरेक्ट टैक्स। अब यहाँ पे एक झूठ लिखा हुआ है, रिडक्शन इन टैक्सेस, मेरे को तो ना समझ में आया, मैं तो हर साल पिछले साल के मुकाबले ज्यादा टैक्स देता हूं। तो रिडक्शन इन ये बोल सकते हैं, रूल्स ऐसे बन गए, पहले गवर्नमेंट बोलती थी कि आपकी इनकम पे, अगर आपकी सैलरीड इनकम है, ये रूल इंडिया में 2005 तक चला था, अगर आपकी सैलरीड इनकम है और आपके एम्प्लॉयर ने बच्चों इस सैलरी पे टैक्स काट लिया है तो आपको अलग से आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं है, अगर 2.5 लाख रुपए से ऊपर आपकी इनकम है, इररिस्पेक्टिव आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा है नहीं काटा है इससे कोई मतलब नहीं, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही करना है। तो लेटेस्ट डेटा की बात करें तो किसी जमाने में लगभग 3.25% लोग आईटीआर भरा करते थे इंडिया में, इधर ये बढ़ के थोड़ा 4.5 के आसपास हो गया चिल्ड्रन। बस अगर सारे लोग इंडिया में टैक्स देने लग जाएं तो 2-4 अमेरिका को आप खरीद सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में पहले खूब चोरी होती थी, जिस जमाने में चिल्ड्रन सेल्स टैक्स या वैट हुआ करता था, जब से गवर्नमेंट ले आई जीएसटी सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया। आपको सबको पता है, 11th क्लास में पढ़ा था, मैंने गुड्स किससे खरीदे ये गवर्नमेंट को पता है, मैंने उससे किसको बेचा ये भी गवर्नमेंट को पता है। तो अगर मिस्टर एक्स ने गुड्स चिल्ड्रन मिस्टर वाई को बेचे और मिस्टर वाई ने आगे ये गुड्स अल्टीमेटली चिल्ड्रन मिस्टर जेड को बेचे, तो गवर्नमेंट के पास इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो वाई सोल्ड एंड मिस्टर जेड, सॉरी, मिस्टर एक्स सोल्ड एंड मिस्टर वाई बॉट। तो अब मिस्टर वाई ने एक्स को टैक्स दे दिया और एक्स किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली सारा डेटा फीड किया जा रहा है। तो एक्स ने मान लीजिए किसी मिस्टर ए से गुड्स खरीदे थे, आगे वाई को बेच भी दिए,
ए ने डेटा अपलोड कर दिया पोर्टल पे, एक्स ने भी डेटा अपलोड कर दिया, बट टैक्स जमा नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट को पता लग जाएगा और एक्स के पास प्रेम पत्र चला जाएगा। तो अब ये प्रोसेस जो है टैक्स कलेक्शन का है काफी सिंप्लीफाई भी हो चुका है। पहले इनकम टैक्स ऑफिसर्स भी बड़े चोर टाइप के होते थे और लोगों से खूब घूस मांगते थे, फर्जी नोटिस लोगों के घर में भेज देते थे। 100-200 को नोटिस भेजो तो 4 डरपोक तो इनकम टैक्स ऑफिस चले ही आएंगे, और फिर वहां घूसबाजी में मांडवाली होती थी। तो अब गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, ये काम तो बहुत खराब हो गया है। तो व्हाट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस चिल्ड्रन फ्रॉम द ईयर, लेटेस्ट आया है अभी ये 2021 में, थोड़ा कम था, 22 में बड़ा स्ट्रांग हो गया। व्हाट इज कॉल्ड एज फेसलेस असेसमेंट। मतलब क्या सर, गर्दन कटवानी पड़ेगी, फेसलेस हो जाएगा? फेसलेस का मतलब होता है ना टैक्स पेयर टैक्स ऑफिसर को जानता है, ना टैक्स ऑफिसर टैक्स पेयर को जानता है। संपूर्णतः 100% ऑनलाइन प्रोसेस। आप आज आईटीआर फाइल करिए, अगर 5 लाख से कम का है तो 24 घंटे के अंदर उसका इंटरनेट के एआई टूल्स हैं इनके पास भी, ऑटोमेटिक जजमेंट होके आ जाएगा। अप टू ₹10 लाख की रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं, ये भी फेसलेस होगा, बट इसमें अराउंड प्रैक्टिकली 1 महीने का टाइम लगता है। अगर आपका कुछ टैक्स रिफंड है तो विद इन अ मंथ गवर्नमेंट आपका टैक्स वापस कर देती है। और नहीं तो पहले तो 1-1, 2-2 लाख रुपए के लिए नोटिस आती थी फर्जी, लोग खूब पैसा कमाते थे टैक्सेशन डिपार्टमेंट में। तो ये गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया आईटी को यूज करके। चलते हैं विदेश यात्रा के ऊपर। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। एवरी गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री वांट्स कि उसके एक्सपोर्ट्स क्या हो बच्चों, बढ़ जाएं, एंड व्हाट शुड बी विद द इंपोर्ट्स, घट जाए। खोपड़े में बात गई। तो अब गवर्नमेंट इंपोर्ट को घटाने के लिए क्या करेगी, दूसरी गवर्नमेंट से बात करेगी। देखो भाई, अभी जो $1 है वो 84 का है। हम नहीं चाहते कि हमारे लोग आपके यहां से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदें, तो आप एक कम करिए, इसको 92 कर दीजिए। तो बच्चों जब 92 का हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, यूएस से आने वाला सामान इंडिया कम आएगा, क्योंकि हर $1 के सामान के लिए हमको जो 84 पे करना पड़ता था, अब कितना पे करना पड़ेगा, 92। मतलब अगर $1000 का आईफोन है, अर्लियर इट यूज्ड टू कॉस्ट अस 84,000, नाउ इट विल कॉस्ट अस 92,000, तो लेस इंपोर्ट्स वुड बी देयर। हर वो इंडियन जो पहले $1 का सामान यूएस भेजता था, एक्सपोर्ट करता था, उसको 84,000 रुपए मिलते थे, अब कितने मिलेंगे, 92। तो डीवैल्यूएशन इज बैड फॉर whom चिल्ड्रन, इंडियन इंपोर्टर्स, एंड इट इज गुड फॉर whom चिल्ड्रन, इंडियन एक्सपोर्टर्स। समझ में आ गई सबको बात? पहले पहले की मतलब मैं 40s की बात कर रहा हूं। वी यूज टू हैव फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चिल्ड्रन, जहां पे गवर्नमेंट यूज टू डिसाइड कि डॉलर का एक्सचेंज रेट क्या होगा, तो लोगों को कोई इंसेंटिव ही नहीं था। मान लीजिए आपके पापा का होलसेल बिजनेस है शुगर का चिल्ड्रन, और गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर दिया 48 रुपीज में, विल ही बी हैविंग एनी इंटरेस्ट इन डूइंग बिजनेस? नो। बिजनेसमैन का तो इंटरेस्ट तब होता है कि भाई डिमांड बढ़े तो प्राइस विल इंक्रीज, प्रॉफिट कमा लेंगे। डिमांड गिरी, प्राइस विल डिक्रीज, अभी हम शॉप को थोड़े दिन के लिए बंद कर देंगे। बट अगर रेट फिक्स हो जाए तो बिजनेसमैन को बिजनेस करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। तो फिक्स एक्सचेंज सिस्टम खत्म हो गया, और इसकी जगह कौन सा सिस्टम आ गया बच्चों, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, वेयर फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विल डिसाइड कि डॉलर का प्राइस क्या होगा। बातें समझ में आ रही हैं बच्चों, बातें समझ में आ रही हैं भाई? ऑनलाइन वाले भी कुछ बोलेंगे, क्या मुंह बंद करके बैठे रहेंगे? यस सर। चलिए, जगे हुए हैं सब लोग। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म चिल्ड्रन। 1991 के पहले देयर वर लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स। व्हाई? ताकि डोमेस्टिक कंपनीज जो प्रोडक्ट बना रही हैं, बाहर से आ जाएगा सस्ता, तो हमारे बने हुए प्रोडक्ट को कोई परचेज नहीं करेगा। सो गवर्नमेंट ने, आपको मैंने लास्ट चैप्टर भी पढ़ाया था चिल्ड्रन, क्या लगा दिया, टैरिफ। जो लोग टैरिफ से नहीं माने उनके ऊपर क्या लगा दिया, कोटा। टैरिफ का मतलब होता है हायर सो कॉल्ड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज, और कोटा का मतलब होता है लिमिट ऑन क्वांटिटी टू बी इंपोर्टेड। तो जब लिमिट लगा दी, उससे ज्यादा आप ला ही नहीं पाएंगे, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वुड बी प्रोटेक्टेड। बट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को, टेक्नोलॉजी को काफी बढ़ावा दिया गया। शायद वही वजह थी कि आज हमारी कंट्री में 2023 में चिप प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, नहीं तो बस आलू के चिप्स ही बेच रहे थे हम आज तक। सो पीपल अंडरस्टूड दिस पॉइंट। एक्सपोर्ट ड्यूटीज पे क्यों रिमूवल किया गया चिल्ड्रन? एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर कम चार्ज करेंगे तो जिस विदेशी बाजार में हमारा सामान जा रहा है, देयर लैंडेड कॉस्ट वुड बी चीपर और हायर। चलिए एग्जांपल लेते हैं।
₹100 का सामान, पहले एक्सपोर्ट ड्यूटी ₹12 लगती थी, तो जो हमारा सामान खरीद रहा है उसको कितने का कॉस्ट करेगा चिल्ड्रन? 112। अब ₹100 का सामान, एक्सपोर्ट ड्यूटी कुल ₹2 लगाई हमने बस, वहां पे सामान कितने का लैंड करेगा? 102। तो हमारा फॉरेन बायर कब ज्यादा खरीदेगा? 102 में कि 112 में? ₹102 में। इंपोर्ट ड्यूटी भी रिड्यूस हुई, बट किस पे बच्चों? उन चीजों पे जो हमारे लिए एक नेसेसिटी की तरह काम करते थे। गॉट इट क्लियर? आज आईफोन इंडिया में फॉरेन मार्केट के कंपैरिजन में 40% क्यों महंगा चल रहा है? क्योंकि अगर सेम रेट का हो गया तो क्या यहाँ पे एप्पल वाले फैक्ट्री लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, जिन चीजों का इंपोर्ट हमारे लिए नेसेसिटी था चिल्ड्रन, उसका लाइसेंस गवर्नमेंट इजीली देने लग गई, एंड इट वाज ओनली फॉर द इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। फिनिश गुड्स के लिए गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा रखी हुई थी। तो आई होप सो लिबरलाइजेशन का मतलब समझ में आ गया। प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट ने बोला कि हम क्या करेंगे, ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। ओ माय गॉड मूवी देखी थी OMG, ये OMC है, समझ में आ गया? तो ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ दोज पब्लिक एंटरप्राइजेस विच वर रनिंग इनटू लॉसेस वर गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब किसी की भी सरकारी नौकरी लगती है तो वो अपने आप को क्या समझ लेता है चिल्ड्रन? सरकारी दामाद, और वो काम हम नहीं करता। तो इन दैट केस गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ओनरशिप कैसे की जाए? सेलिंग इन पार्ट और फुल ऑफ सो कॉल्ड गवर्नमेंट्स शेयर। तो किसी जमाने में मारुति उद्योग लिमिटेड, जिसको आप MUL बोलते थे चिल्ड्रन, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन थी। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अब हम इसको और नहीं बोझ झो सकते, गवर्नमेंट ने इसके शेयर्स बनाए और हमारे और आपके जैसे लोगों को बेच दिए, और कंपनी का नाम क्या हो गया? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। IPCL का नाम सुना होगा, इंडियन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। IBP, इंडो भारत पेट्रोलियम या इंडो ब्रिटिश एंड ऑल दैट, काफी ढेर सारे थे, सबके नाम मिलते जुलते हैं। तो गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन किया, और इस प्रोसेस को जहां पे सरकार अपना पैसा निकाल के आपका पैसा लगवा दे, इट इज नोन एज व्हाट? प्राइवेटाइजेशन एज वेल एज डिसइन्वेस्टमेंट। दोनों में डिफरेंस भी है चल रहे हैं। अपना पैसा निकाला, डिसइन्वेस्टमेंट, और प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया तो इट इज प्राइवेटाइजेशन। रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये स्टेप किसमें उठाया चिल्ड्रन? LIC, और एक कंपनी और है, दैट इज एयर इंडिया। और एयर इंडिया किसको बेच दी गई चिल्ड्रन? टाटा को। किसी जमाने में एक्चुअली एयर इंडिया थी ही टाटा को, क्योंकि टाटा ने ही पहली इंडिया में एयरलाइन सर्विस चालू की। इंदिरा गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया रतन टाटा जी को कि भाई इस देश में अभी अपनी एयरलाइन नहीं है, क्यों ना आप अपनी एयरलाइन अगर गवर्नमेंट को दे दें तो हमारा थोड़ा इंटरनेशनल स्फीयर में हैसियत बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई चिल्ड्रन? नवरत्न एंड मिनी रत्न, गवर्नमेंट की जो हाई प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज थी चिल्ड्रन, उनको नाम दिया जाता था नवरत्न एंड मिनी रत्न। So those PSUs which were doing work more effectively children, there were 9 PSUs, तभी शायद नवरत्न का नाम दिया गया। So Nav stands for 9 and Ratan stands for actually children ज्वेलरी में जो ज्वेल लगा होता है वो। तो इनको नवरत्न डिक्लेयर किया गया। मैनेजरियल और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दी गई, बट कांग्रेस के राज में बैंड बजा दी कांग्रेस गवर्नमेंट ने इन सब की। क्यों? इनसे जान पूछ के बोला जाता था कि फ्यूल सस्ता बेचिए, सस्ता बेचिए, सिलेंडर लोगों को सस्ता दीजिए। इन कंपनीज के जब टॉप मैनेजमेंट ने बोला कि भाई अगर सस्ता बेचेंगे तो वी विल बी सफरिंग व्हाट? लॉसेस। गवर्नमेंट सेड नो प्रॉब्लम, आपका जो लॉस होगा हमें बताइए, हम अपनी सिक्योरिटी में आपको बैंक से, RBI से उधार लेकर दे देंगे। तो अगर इनको मान लीजिए किसी साल में 120 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, तो गवर्नमेंट, उस समय की जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, RBI से बोलती थी 120 करोड़ उधार दे दो और हमारे ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दो, बॉन्ड क्रिएट कर दो। गॉट इट क्लियर? एक सर्टिफिकेट जिसको हम डिक्लेयर करते हैं कि इसकी देनदारी हम करेंगे वापस। तो ऑन द सिक्योरिटी ऑफ दीज बॉन्ड्स, इन कंपनीज के लॉसेस को कवर करने के लिए बच्चों इन्हें लोन दिया जाता था। एंड दैट इज द रीजन क्यों आज भी LPG सिलेंडर आपको 956 में मिल रहा है। इट कुड बी मेड अवेलेबल टू यू एट 600 रुपीज, बट पुराने माउंटिंग लॉसेस इतने ज्यादा थे, इतना लोन था, उसको पे बैक करने के लिए अब गवर्नमेंट उसको झेल रही है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपके दादाजी ने सो कॉल्ड खूब ढेर सारा पैसा खर्च किया, कमाई कम होते हुए भी लोन ले लिया। तो पापा आपकी बर्थडे पार्टी में ज्यादा पैसा तो खर्च कर पा रहे हैं, बट दादाजी का लोन वो आज तक पे किए जा रहे हैं।
इज दैट क्लियर? तो इस एग्जाम्पल को दिल पे मत ले लीजिएगा, बस दिमाग पे लीजिएगा, नहीं तो पता लगा दादाजी जाके आप मेरी कंप्लेन कर दें, वीडियो दिखा दें और दादाजी बोले क्या गलतफहमी फैला रहे हैं बच्चों के बीच में। तो कांग्रेस ने बोला सो कॉल्ड हमारे हिंदुस्तान पेट्रोलियम को कि अगर 120 करोड़ का लॉस है तो डोंट वरी, गो टू आरबीआई। हमने बोल दिया है आरबीआई 120 करोड़ आपको लोन दे देगा। और लोन की सिक्योरिटी पे साइन किसने किया? उस समय की सोनिया गांधी जी की डोमिनेटेड मनमोहन सिंह जी की प्रधानमंत्री वाली गवर्नमेंट है। और उस गवर्नमेंट के लोन का पैसा विद इंटरेस्ट इतना बड़ा बोझ बन गया कि आज बेचारे मोदी जी चाह के भी सिलेंडर सस्ता आपको नहीं दे सकते। सो ग्रांटिंग ऑफ नफरत स्टेटस रिजल्टेड इनटू बेटर परफॉर्मेंस चिल्ड्रन। और इसी के साथ कुछ और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनको क्या बोला गया? मिनी रत्न। तो खैर प्राइवेटाइजेशन कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि विदेश जा रहे हैं छुट्टी मनाने के लिए, दैट इज इंक्रीज इन वर्ल्ड ट्रेड। ये कैसे होगा? जब बैरियर्स हटा दिए जाएंगे, इजिली इंडिया में फॉरेन कंपनीज को आने दिया जाए और यहां से बाहर लोगों को पैसा लगाने दिया जाए। ग्लोबलाइजेशन बढ़ाने के चक्कर में ही हमारे देश में कुछ महान नवरत्न पैदा हो गए जिनका नाम था नीरव मोदी और विजय माल्या। व्हाट क्लियर? इन्होंने इन पॉलिसीज का अनड्यू एडवांटेज यूज किया, फर्जी कंपनीज विदेश में क्रिएट की, यहां से बैंकों से लोन लिया कि भाई विदेश से रॉ मटेरियल आ रहा है उनको पेमेंट करना है। अब बैंक भी क्या करते? ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में सोचते थे कि सही कंपनी है और वहां जो कंपनी थी वो फर्जी कंपनी थी, उनका कोई ऑफिस ही नहीं था। पता लगा दीवार के ऊपर ही शटर लगा दिया है, बस देखने में लग रहा है कंपनी का ऑफिस है, रियलिटी में कोई ऑफिस था ही नहीं। तो यहां से बैंक लोन देता था ये बोलकर कि नीरव मोदी ने 2 लाख करोड़ के हीरे खरीदे हैं, और पता लगा हीरे क्या, पत्थर भी नहीं खरीदा, सिर्फ कागज पे ही बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो जाते थे। ओके, इट जस्ट लाइक दैट कि आपको मम्मी पॉकेट मनी नहीं दे रही है, आपने एक इलेक्ट्रिक बिल फर्जी छपवा लिया जिसपे अमाउंट कितना लिख दिया? 22,000, और ओरिजिनल इलेक्ट्रिक बिल आपके घर का कितना था? 4,000। व्हाट इट क्लियर? तो आपने 22,000 का बिल दिखा के मम्मी से 22,000 ले लिया, 4,000 बिजली घर में जमा किया, 18,000 में अपने दोस्तों की पार्टी कर ली। समझ में आ गया? जब सिस्टम ऑनलाइन हुआ पता लगा पास्ट बिल तो 4,000 का ही आ रहा था सिर्फ। सो कॉम्प्लेक्स फिनोमेना था ग्लोबलाइजेशन। यही था कि भाई हम बॉर्डरलेस वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करें। तो अल्टीमेटली जो चेंजेस आए व्हाट दे वर चिल्ड्रन, फर्स्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने एक लिस्ट बनाई जिसमें टेक्नोलॉजी और जो हाई इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी थी उन एरियाज में 51% फॉरेन पार्टिसिपेशन अलाउ कर दिया। अर्लियर इट वाज इन इंश्योरेंस सेक्टर अप टू 24%, अब ये बढ़ गया है। फॉरेन टेक्नोलॉजी जिसमें ऑटोमेटिक परमिशन थी, मतलब किसी नेता का रोल नहीं था, 1 करोड़ तक पैसा लाने के लिए हमको किसी भी ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं थी। ये सिर्फ इसलिए किया गया ताकि घूसबाजी कम हो जाए। इन ऑर्डर टू मेक इंटरनेशनल एडजस्टमेंट ऑफ इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी को जुलाई 1991 में डी वैल्यू किया गया। सर मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि जून 1991 में $1 यूज टू बी लेटस से ₹28, तो गवर्नमेंट ने अग्रीमेंट किया फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, स्पेशली यूएस गवर्नमेंट, और बोला कि अब $1 ₹34 का होगा। कितने का? ₹34 का। तो जब डॉलर का प्राइस चिल्ड्रन 28 था, अगर कोई अमेरिकन $1 करोड़ इंडिया में लेके आता तो उसको कितने रुपए में कन्वर्ट किया जाता? 28। अब जब डी वैल्यू करके उसकी वैल्यू बढ़ाई गई, नाउ एंड अमेरिकन इन्वेस्टर जो $1 करोड़ इंडिया में लेके आ रहा है चिल्ड्रन, दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू हाउ मच? ₹34 करोड़। तो मोर इन्वेस्टमेंट कम्स टू इंडिया और सेम इन्वेस्टमेंट कम्स टू इंडिया? मोर इन्वेस्टमेंट। इसलिए डीवैल्यूएशन किया गया ताकि बाहर से आने वाला पैसा ऑटोमेटिकली अप्रेज हो जाए या अपग्रेड हो जाए। टू इंटीग्रेट द वर्ल्ड विद द सो कॉल्ड इकोनॉमी इन द इंडिया चिल्ड्रन, मतलब इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करने के लिए 1990 टू 93 में इंडियन रुपी को कन्वर्ट किया गया। अब आप बोलेंगे सर ये क्या लिखा हुआ है? इंडियन रुपी वॉज पार्टली कन्वर्टेबल एंड फुल्ली कन्वर्टेबल। पहले क्या होता था कि अगर आपके पास रुपी है और आपको डॉलर में इसको कन्वर्ट कराना है तो एक लिमिट रखी गई थी, लेट अस से $10,000। इससे ऊपर एक इंडियन एनुअली डॉलर में इसको कन्वर्ट नहीं करा सकता था, इसलिए कि सारे के सारे लोग हिंदुस्तान छोड़ के यूएस ना भाग जाएं। जब यहां से लोग भाग जाएंगे तो यहां काम कौन करेगा? तो इसलिए इंडियन रुपी की पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी थी। देयर आफ्टर इस लिमिट को हटा दिया गया।
आप जितना चाहे उतना पैसा रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करके रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर सकते हैं। 5 ईयर के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी, दैट वाज कि हम सारे रेस्ट्रिक्शन खत्म कर देंगे और फ्री रहेगा हमारा मार्केट सिस्टम, कंट्री के बाहर से जितना चाहे उतना पैसा हम ले आए। और शायद एक इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी हुआ चिल्ड्रन, अगर आप 1947 से 1991 के सारे घपले जोड़ लें तो टोटल मिला के 500 करोड़ से ऊपर के घोटाले नहीं थे। और अगर 1991 के बाद के घोटाले की बात करें, एक भी घोटाला 5,000 करोड़ से कम का नहीं था। समझ में आ गया? तो जब आप ज्यादा छूट देते हैं तो उसके पॉजिटिव इंपैक्ट भी होते हैं एज वेल एज नेगेटिव भी। तो ये थे कुछ नेगेटिव इंपैक्ट चिल्ड्रन। रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी कुछ चीजों पे बच्चों 250% थी और वो गिर के कितनी हो गई 10%, ताकि जब इंपोर्ट मशीनरी का ज्यादा से ज्यादा होगा तो कंट्री में इंप्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ जाएगा। गॉट इट? सो देयर वर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट चिल्ड्रन। ग्लोबल मार्केट्स में ज्यादा एक्सेस हो गई हमारी। जैसे आज हम बात करें कि जिस दिन आईफोन यूएस में लॉन्च होता है चिल्ड्रन, वेरी सेम डे इट गेट लॉन्च इन इंडिया एज वेल। आज कोई ऐसी चीज नहीं जो फॉरेन कंट्री में अवेलेबल हो और इंडिया में अवेलेबल ना हो, तो इस वजह से भी इंपोर्ट्स कम हो गए। टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई, नहीं तो अगर ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना होती, शायद आज भी आपके घर में चटनी किस पे बनती? सिलबट्टे पे, वो जो पत्थर होता है ना, और सारे नेल्स आपके टूट जाते हैं। तो आज चटनी किसमें बनने लग गई है? फूड प्रोसेसर में। मिक्सर ग्राइंडर भी पुराना ही हो चला है। बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स फॉर लार्ज एंड डेवलपिंग इंडस्ट्रीज, एआई की बात करें चिल्ड्रन, या सबसे बड़ा तो मैं यूपीआई की बात करता हूं। इंडिया इज द वर्ल्ड लीडर इन यूपीआई पेमेंट चिल्ड्रन। इससे ज्यादा यूपीआई पेमेंट दुनिया के किसी देश में होती ही नहीं है। क्यों? एक तो हमारे यहाँ के लोग लालची टाइप के, दूसरा खर्च कर रहा तो मैं भी खर्च करूंगा, प्लस एक तो जनसंख्या इतनी ज्यादा है और लोगों के 4-4 5-5 बैंक अकाउंट हैं। कितने तो एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करके कैशबैक लेते रहते हैं। जब स्टार्टिंग में यूपीआई आया तो दिस वाज द सिस्टम कि भाई आप 100 रुपए किसी को देंगे, 5 रुपए 6 रुपए 10 रुपए कैशबैक आएगा। तो कितना तो फर्जी यूपीआई उसमें चलता था। बीच बीच में लोग चेक करते हैं यूपीआई सही चल रहा है कि नहीं, मैं तेरे को 1 रुपए दूं, तू मेरे को 1 रुपए दे। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? तो ये भी एक यूपीआई का सिस्टम इंडिया में है। अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन चिल्ड्रन, अक्रू मोर टू डेवलप्ड कंट्रीज। भाई इंडिया से कहीं ज्यादा फायदा चाइना को हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से। वहां पे वो छोटे से गणपति बनाते हैं, बड़े गणपति बनाते हैं एंड दे एक्सपोर्ट अस टू इंडिया। और इंडिया में ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री किल हो रही है चिल्ड्रन। वेलफेयर एंड आइडेंटिटी बिलोंगिंग टू पुअर कंट्रीज चिल्ड्रन, ये कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। गरीब देश प्रैक्टिकली उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता जितने उस गरीब देश के जो बिलियनियर्स और मिलियनियर्स स्ट्रांग होते हैं। समझ में आ गई बात? तो ज्यादा ग्लोबलाइजेशन का एडवांटेज अंबानी को होगा, हमें आपको उतना ज्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई एडवांटेज उसको होगा जो बिजनेस पैसा लगाएगा, हमारे पास उतना पैसा थोड़ा कि हम बिजनेस में लगाएं। व्हाट इज आउटसोर्सिंग? ये बड़ा सिंपल एग्जांपल है, शब्द बड़ा टेढ़ा है, इजी भाषा में समझाता हूं बच्चों। आपके घर में होली में गुजिया ना बने और बाजार से ले आइए। पापड़ ना बने, किसी को बोल दीजिए 2 किलो पापड़ आपके घर में बना के दे जाए, दैट इज व्हाट? आउटसोर्सिंग। आंसर लर्न करके नहीं कहते, पड़ोसी से पूछना एग्जाम में, टीचर कह रहा है चीटिंग करो, नहीं मैडम आउटसोर्सिंग हो रही है। तो आउटसोर्सिंग का मतलब उन कंट्री से अपनी नीड्स को पूरा करना जहां पे कॉस्ट हमारी कंट्री के कंपैरिजन में बहुत कम है। समझ में आ गया चिल्ड्रन? तो सबसे पहले इंडिया में जो आउटसोर्सिंग हुई दैट वाज ऑफ बीपीओ सेंटर एंड चिल्ड्रन कॉल सेंटर्स। पता होंगे क्या होते हैं? आप जब फोन मिलाते हैं 123 कस्टमर केयर पे, तो आपका फोन जहां पे उठाया जाता है और आपकी क्वेरी जहां क्लियर की जाती है, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज अ कॉल सेंटर। तो विदेश में मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का काम बड़ा फेमस है। अब ये क्या होता है सर? जैसे आप यहाँ पे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका इलाज करता है, 500 रुपए फीस लेता है और 700-800 1000 2000 की, जितना बेकार डॉक्टर उतनी ज्यादा दवाई, तो आपको दवाई चिपका देगा। विदेश में ऐसा नहीं होता। इंडिया में 90% लोग तो खुद डॉक्टर हैं। बुखार उखार हुआ, केमिस्ट शॉप पे चले गए, बोला 103 डिग्री फीवर है, 90% तो डॉक्टर जानता है, वो आपको 2 कैलपॉल दे देगा, एक एंटीबायोटिक दे देगा, काम खत्म। बट विदेश में ऐसा नहीं होता। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको एक पर्चा लिख के दे देगा, आपके हाथ में नहीं देगा, ऑनलाइन ही रहता है बेसिकली, और आपकी एक यूनिक आईडी होगी। उस आईडी को आप केमिस्ट शॉप वाले को बताएंगे, वो आपका पर्चा प्रिस्क्रिप्शन डाउनलोड करेगा और जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है वो आपको दे देगा। इंडिया में नहीं कि भैया जरा 2 डिस्प्रिन देना, 4 कॉम्बी फ्लेम, वहां ऐसे दवाई नहीं मिलती है आपको। ओके, व्हेन आई टॉक अबाउट विदेश, आई डू नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन नेपाल एंड पाकिस्तान। और नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हाल वही है जो अपने देश में है, अपने ही तो लोग हैं वहां पे, कुछ थोड़ा दूर जाके रह रहे हैं। समझ में आ गया?
तो यूएस यूके में आप जाएंगे तो वहां पे ऐसी ही हरकतें होती हैं चिल्ड्रन। तो अब वहां पे डॉक्टर जब हिसाब किताब लिखता है तो डॉक्टर को पैसे कौन देता है? पेशेंट कम देता है, पेशेंट नहीं देता, बेसिकली गवर्नमेंट उसको पैसा देती है। तो डॉक्टर को हर 14 दिन पे, हर हफ्ते में, हर महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है कि मैंने इतने पेशेंट्स का इलाज किया और ये मैंने उनको रेकमेंड किया है। तो अब उसका हिसाब किताब यूएस में बैठा हुआ नौकर, कंपाउंडर कह रहा है डॉक्टर साहब से, आई विल बी चार्जिंग $2000। अब $1 है बच्चों, मान लीजिए 85 रुपीज का, तो $2000 कितने के हो गए? 1,70,000 रुपये। डॉक्टर कह रहा है अरे बाप रे बाप, इतना पैसा देना पड़ेगा। डॉक्टर वॉइस रिकॉर्ड में वो सारा डेटा एक सॉफ्टवेयर के थ्रू इंडिया भेज देता है, और इंडिया में बैठा हुआ मेडिकल ट्रांसक्रिप्टर, जो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का काम करता है, वो हेडफोन लगाता है, बातें सुनता है और कहता है मेरे को बस 40,000 तनख्वाह दे दो, मैं पूरा काम कर दूंगा। तो कहां यूएस में पे करना पड़ेगा 170, और इंडिया में वही काम 1/4 ऑफ द कॉस्ट में हो जा रहा है। तो सबसे पहले इंडिया में जो बीपीओ का काम 90s में स्टार्ट हुआ है, 91 में चल रहा है, दैट वाज ऑफ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। अब तो बहुत कुछ होने लग गया है। डेल वाले अपना लैपटॉप बेचते हैं, यूएसए में चल रहे हैं, बट उसकी कॉल कहां पे कनेक्ट होती है? इंडिया के नोएडा के किसी कॉल सेंटर में, क्योंकि डेल एम्प्लॉय यूएस में डिमांड करेगा $4,000। गॉट इट क्लियर? $4,000 हो गए, 3.5 लाख रुपए, यहाँ पे 50,000 में काम हो जाएगा आपका। तो दिस इज आउटसोर्सिंग बेसिकली। सो इंडिया में मैंने आपको बता दिया, रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी, बैंकिंग सर्विसेज, म्यूजिक रिकॉर्डिंग। वहां पे वो लेस्ली करके हमारे जमाने में एक सिंगर हुआ करते थे, उन्होंने गाना रिकॉर्ड कर दिया, अब उसकी एडिटिंग इंडिया में हो रही है। क्यों? क्योंकि यूएस में एडिटिंग इज वेरी 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 एक्सपेंसिव चिल्ड्रन। समझ में आ गया? देयर आफ्टर फिल्म एडिटिंग, अगेन इंडिया की भी काफी मूवीज हैं जो सिंगापुर में जाके एडिट होती हैं और वहीं पे रिकॉर्ड होती हैं, क्योंकि वहां पे टैक्सेस कम है। बुक ट्रांसक्रिप्शन, बुक का ऑडियो भेज दिया जाता है ऑथर के थ्रू, यहाँ पे उसको ऑडियो टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करके छपाई हो जाती है, बिकॉज इंडिया में इट इज वेरी इजी। क्लिनिकल एडवाइस, इवन अगर आप यूएस में पैदा हुए होते बच्चों, तो आपके पापा ने कम से कम इंडियन करेंसी में कितना पैसा खर्च किया होता है पता है? 20 लाख रुपए। इंडिया में चोर से चोर डॉक्टर भी अगर होगा तो 2 लाख रुपए में बच्चा पैदा हो जाता है। हार्ट सर्जरी जहां इंडिया में लगभग 5 लाख रुपए लगता है चिल्ड्रन, यूएस में इट में कॉस्ट अप टू 1 करोड़ रुपीज। गॉट इट क्लियर? डेंटिस्ट के पास जाते हैं दांत वांत बदलवाने के लिए, एक टूथ का मैक्सिमम कितना लेगा? आरसीटी जो होता है, फिलिंग वगैरह, हार्डली 2,000 रुपए। अभी आप यूएस पहुंच जाइए, कम से कम 25 से 30,000 रुपए रहेंगे, लग जाएंगे। तो लोग बोलेंगे भाई दांत वाट टूटे यूएस में, थोड़ा सा फर्स्ट एड ले लो, इंडिया आके इलाज करा लेंगे। इंडिया में बेसिकली चीजें बड़ी सस्ती हैं। ओके, यही सोच के मैं हिंदुस्तान आज तक छोड़ नहीं पाया। चलिए, डब्ल्यूटीओ क्या काम करता है? चल, ये है चिल्ड्रन, जैसे आपने यूनाइटेड नेशंस का नाम सुना होगा, पीस एंड सिक्योरिटी के लिए जैसे यूएन बना है, वैसे ही धंधे के लिए क्या बना है? डब्ल्यूटीओ। कब बनाया गया भाई? डब्ल्यूटीओ को सो कॉल्ड चिल्ड्रन बनाया गया 1948 में, और 23 कंट्रीज इसकी स्टार्टिंग में मेंबर थी। पहले गैट चलता था, आपके देश से सामान आएगा तो कितना कस्टम ड्यूटी, हमारे देश से आपके देश में सामान जाएगा तो कितनी कस्टम ड्यूटी। जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन, ये मैंने डेटा 1995 पढ़ना था, गलती से 48 पढ़ दिया है। 48 गैट के लिए, इसको मार्क कर लीजिए प्लीज। 48 इज फॉर गैट। 1995 में डब्ल्यूटीओ आया चिल्ड्रन, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर हम सो कॉल्ड डब्ल्यूटीओ रजिस्टर्ड कंट्री हैं और जिस कंट्री के साथ ट्रेड हो रहा है वो भी डब्ल्यूटीओ रजिस्टर्ड है, अगर हमारे लोग फ्रॉड कर जाते हैं तो डब्ल्यूटीओ हमारे बिहाफ पे पेमेंट करके हमसे वसूलेगा पैसा। बट इफ यू आर डूइंग ट्रेड विद एक्स कंट्री जो डब्ल्यूटीओ मेंबर नहीं है, और आपने उसको गुड्स एक्सपोर्ट किए थे और पैसा लेके भाग जाती है, जय माता दी, आपका पैसा वापस नहीं आएगा। तो इट इज सजेस्टेड कि आप डब्ल्यूटीओ के साथ ही ट्रेड करें चिल्ड्रन। 159 मेंबर्स आर देयर, एंड डब्ल्यूटीओ की इंडिया में हैसियत बहुत ज्यादा है, बिकॉज इट इज नोन कि हम इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को ठीक से फॉलो करते हैं, और आज तक इंडिया ने अपना कोई भी डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट तोड़ा नहीं है। तो डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट है क्या बेसिकली, और उसका काम क्या है चिल्ड्रन? अगर डिसाइड हुआ इन पर्टिकुलर 10, 20, 30 या 159 कंट्रीज में इंपोर्ट ड्यूटी 4% होगी और एक्सपोर्ट ड्यूटी 5% होगी, तो एवरी कंट्री विल फॉलो दिस। और अगर कोई इनके साथ ट्रेड कर रहा है, मतलब हम किसी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं बट वो डब्ल्यूटीओ मेंबर नहीं है, हम उससे ज्यादा ड्यूटी भी ले सकते हैं, बट अमंग डब्ल्यूटीओ आप ये काम नहीं कर सकते। और इसको एक सिंपल भाषा में अगर समझाऊं,
आपके लोकल सिटी लेवल पे चिल्ड्रन कुछ बिजनेसमैन की यूनियंस होती हैं, जैसे मान लेते हैं देयर इज अ सिटी कॉल्ड एज लखनऊ, ठीक है, और लखनऊ में ढेर सारे बिजनेसमैन हैं जो रेडीमेड कपड़ा बेचते हैं। तो इन्होंने एक एसोसिएशन बना लिया, लखनऊ रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन, लरमगा। तो अब अगर इस एसोसिएशन के अगेंस्ट गवर्नमेंट कोई टैक्स वगैरह इंपोज करे तो दे कैन कलेक्टिवली रेज अ वॉइस। तो लोकल लेवल पे ऐसा कुछ हो गया। इंडिया के लेवल पे हो गया सीआईआई, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, FICCI फिकी हो गया, गॉट इट क्लियर। देन सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया हो गया, ऑटोमोबाइल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया हो गया, सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इसके पार्ट हैं। तो गवर्नमेंट अगर इनके खिलाफ कोई भी सख्त कदम उठाए तो दे कैन रेज अ कलेक्टिव वॉइस एज सच। ऐसे ही वर्ल्ड लेवल पे भी है व्हाट चिल्ड्रन, WTO। समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? समझ में आ गई? अरे भाई बात समझ में आ गई? यस यस सर। चलिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन सर क्यों लिखा है? अब अगर WTO ने बोला कि भाई यूएस एंड चाइना दुनिया में दो ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है, इंडिया में तब भी बहुत कम है, यहीं से कार्बन एमिशन सबसे ज्यादा हो रहा है, तो या तो आप स्विच करिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, नहीं तो आपकी कंट्री को हम बैन कर देंगे, कोई आपके साथ ट्रेड नहीं करेगा, और अगर ट्रेड करता है तो वो अपने रिस्क पे ट्रेड करेगा, हम उसकी कोई भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर नहीं करेंगे। समझ में आ गया? चलो, तो शुड इंडिया बी अ मेंबर ऑफ WTO, रीडिंग मटेरियल है, पढ़ लीजिएगा इसको। बायलेटरल ट्रेड, मल्टीलेटरल ट्रेड क्या होता है? दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है वो बायलेटरल चिल्ड्रन, और दो से ज्यादा है तो मल्टीलेटरल, गॉट इट क्लियर। टैरिफ बैरियर हम तब इंपोज करते हैं जब हमको लगता है कि सामने वाली कंट्री से आने वाला सामान या उनके साथ अगर हम ट्रेड करते हैं तो सो कॉल्ड हमें नुकसान हो सकता है। अब जैसे चाइना हमें काफी परेशान करता है, तो काफी वीडियोस भी आती हैं कि भाई चाइना का सामान मत खरीदिए। तो आप सोचते होंगे सर गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती कि चाइना के इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा दे? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज चाइना एंड इंडिया बोथ आर WTO मेंबर्स। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो इसलिए ऐसे बैरियर्स लगाए नहीं जा सकते। नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं भाई? विच आर इम्पोज्ड ऑन द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, नोन एज नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो जिन चीजों पे हमने टैरिफ का रेस्ट्रिक्शन लगाया दे आर टैरिफ बैरियर्स, और जिन पे नहीं लगाया दे आर कॉल्ड एज व्हाट, नॉन टैरिफ। समझ गए? ये कुछ आर्गुमेंट्स हैं चिल्ड्रन, अगेन अ सॉर्ट ऑफ रीडिंग मटेरियल ओनली। रेट ऑफ ग्रोथ चिल्ड्रन 5.6 हुआ करता था पहले, अब जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया इट इज 6.1, बट अगेन चिल्ड्रन इट हैज मोर फेवर टू द रिच कम्युनिटीज बेसिकली। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आया, यस दिस वाज अ गुड थिंग। तो यहाँ पे किसी जमाने में $100 मिलियन का इनफ्लो होता था 1991 तक, जो बढ़ के कितना हो गया 150, 1.5 गुना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे बढ़ गए, इसीलिए हमारा जो फॉरेन डेफिसिट है ये काफी कम हो गया। एक्सपोर्ट्स बढ़ गए चिल्ड्रन किन चीजों के? ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, IT, सॉफ्टवेयर एंड टेक्सटाइल्स। व्हाई? द ओनली रीजन इज चीप लेबर। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाई द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी शोड एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। किसका इंक्रीज हुआ ये आपको पता है, क्यों हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। द रीजन इज ओनली चिल्ड्रन चीप लेबर। कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन, पहले क्या होता था हमारी कंट्री में, डिमांड वाज मोर देन सप्लाई। अब इसको फुलफिल करने के लिए हम क्या कर लेते हैं बच्चों, इंपोर्ट। तो चीजें बाहर से जब इंडिया में आ जाएंगी तो सप्लाई जो शॉर्ट हो रही है ये कुछ लेवल तक बराबर हो जाएगी। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर हैज इंक्रीज्ड, हाउ इट हैज इंक्रीज्ड? बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन रिमूवल ऑफ restrictions due to liberalization. Got it clear? ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हुई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज किसके लिए आई बच्चों? ओनली फॉर द स्किल्ड पीपल चिल्ड्रन। रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, यस, किसी जमाने में रिलायंस जैसी कंपनीज या आप किसी भी बड़े कॉर्पोरेट की बात कर लें, दे नेवर यूज्ड टू इन्वेस्ट मनी इन एग्रीकल्चर, बट नाउ दे हैव रियलाइज्ड दैट एग्रीकल्चर इज आल्सो अ गुड सोर्स ऑफ एनहांसिंग कंट्रीज GDP एंड देयर ओन इनकम चिल्ड्रन। तो ये जो रिलायंस फ्रेश और जितने मल्टी यूटिलिटी स्टोर्स खुल रहे हैं, या रिलायंस वाले सीधे किसान से गेहूं खरीदते हैं, आटा पिसवा के अपने स्टोर में बेचते हैं, तो इनकी कॉस्टिंग भी बहुत कम होती है चिल्ड्रन। रिमूवल ऑफ सब्सिडी, गवर्नमेंट ने काफी चीजों पे सब्सिडी भी हटा दी, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट का डेफिसिट है चिल्ड्रन इट हैज कम डाउन।
इंपोर्ट ड्यूटी हटाने से काफी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमारे इंपोर्ट होने लग गए चिल्ड्रन। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये क्या होती है? एमएसपी आपने सुना होगा। जब खेती बहुत ज्यादा नहीं होती तो फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट कहती है कि हम आपसे इस पर्टिकुलर प्राइस पे आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस परचेज कर लेंगे। तो एज अ रिजल्ट, ड्यू टू लिबरलाइजेशन, ये सारी चीजें ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक्सपोर्ट होने लग गई। तो गवर्नमेंट को जो एमएसपी का बर्डन झेलना पड़ता था, इट हैज सो कॉल्ड बिकम निल। शिफ्ट टूवर्ड्स कैश क्रॉप्स, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, ब्रिटिशर्स के टाइम से चीजें चली आ रही हैं। व्हाट वर द रिफॉर्म्स चिल्ड्रन इन इंपोर्टेड गुड्स? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ने जब देखा कि भाई अच्छा चाइना ये बना रहा है, तो काफी हद तक वो चीजें इंडिया में भी मैन्युफैक्चर होने लग गई चिल्ड्रन। बट स्टिल चीप चाइनीज गुड्स आर अ बिग थ्रेट टू इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। अभी कल ही की बात है, एक टूथब्रश लोकल शॉप से परचेज किया, एमआरपी वॉज चिल्ड्रन 15 रुपीज, और शॉपकीपर ने दिया भी कितने में? 15 में। 2 साल बाद जब अमेजोन से लोग ये 15 रुपए का टूथब्रश 12 रुपए में खरीदेंगे, ठीक है, मिनिमम 6 पीस आपको खरीदने पड़ेंगे, तो शॉपकीपर क्या चिल्लाएगा? ऑनलाइन वाले हमारी दुकानदारी चौपट कर रहे हैं। क्योंकि अमेजोन कह रहा है 15 में लोकल डीलर अगर बेच रहा है तो कमा रहा है कम से कम 20% चिल्ड्रन। अमेजोन कह रहा है मैं 1% कमाऊंगा, बस 12 रुपए में बेच के 12 पैसा कमाऊंगा, बट बेचूंगा कम से कम 1 लाख टूथब्रश। तो अब अगर ये शॉपकीपर 15 रुपए का टूथब्रश लोकल जनता को 13 में भी दे दे चिल्ड्रन, तो क्या लोकल जनता कभी ऑनलाइन खरीदेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो एक तरफ ये लोग परेशान रहते हैं कि भाई ऑनलाइन ट्रेड हमें मार दे रहा है, और एक तरफ इनकी बिजनेस प्रैक्टिसेस इस तरह की हैं टू एक्सप्लॉइट द कस्टमर अप टू एनी लेवल। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, पावर सप्लाई स्टिल इनएडिक्वेट है चिल्ड्रन। इसीलिए जो आपने आजकल बिटकॉइन जैसी कुछ चीज सुनी होगी, इंडिया में उसकी माइनिंग प्रैक्टिकली बहुत कम होती है। अब क्या होता है बिटकॉइन, ये सब तो बात की बातें, नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। Non-tariff barriers, all quota restrictions of exports of textile and clothing have been removed from India, but some countries like US have not removed their quota restrictions on import. तो यूएस ने आज भी अपने ऊपर टेक्सटाइल इंपोर्ट का कोटा लगाया हुआ है कि इससे ज्यादा इंडिया से हम नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट द अमेरिकन गारमेंट इंडस्ट्री। समझ में आ गया? क्योंकि इंडिया से अगर सस्ता खरीदेंगे तो उनकी दुकानें चौपट हो जाएंगी। डिसइन्वेस्टमेंट चिल्ड्रन, 98-99 में 5,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, वेयर एज गवर्नमेंट वॉज एबल टू मोबिलाइज 54,000 करोड़। कहने का मतलब डिसइन्वेस्टमेंट जरूरत से ज्यादा हो गया। अब ये फायदेमंद भी है, जो कामचोर टाइप के लोग हैं वो मेहनती बन जाते हैं, बट नुकसान क्या है चिल्ड्रन? जो प्राइवेट सेक्टर इनको खरीदता है वो गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करने लग जाता है। लॉजिक समझ में आ गया? आप तेजस एक्सप्रेस जो प्राइवेट वाली है देख लीजिए, 1.25 टाइम्स उसका फेयर है चिल्ड्रन। समझ में आ गया? और आज भी उसमें रिजर्वेशन लोग लास्ट में लेते हैं जब किसी ट्रेन पर रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो मेनी अ टाइम्स प्राइवेटाइजेशन इज गुड, कि गवर्नमेंट की जो इनएफिशिएंट यूनिट है इट हैपेंस टू बिकम एन एफिशिएंट यूनिट। बट प्रॉब्लम कहां पे होती है? व्हेन पीपल हु बाय देम स्टार्ट्स एक्सप्लॉयटेशन चिल्ड्रन। गॉट इट क्लियर? और गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू जितने रेवेन्यू की बात की, उतना रेवेन्यू इंस्टेंटली तो मान लीजिए मिल गया, बट आगे जब ये प्रॉफिटेबल यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो नुकसान किसका हो रहा है? नथिंग एल्स बट द गवर्नमेंट इटसेल्फ चिल्ड्रन। टैक्स रिडक्शन हुआ जरूर, बट अगेन लार्जर रेवेन्यू, सो कॉल्ड टैक्स का अभी भी चोरी होता है। मेनी पीपल, ये चाट वाला, कचौड़ी वाला एंड ऑल दैट चिल्ड्रन, क्या टैक्स पे करते हैं? नहीं पे करते हैं। जितना अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये बिल्कुल भी टैक्स नहीं देता है। वेरएज फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया में बुलाया जाता है कि वो आए और यहाँ पे पैसा लगाएं। वो पैसा तो लगाते हैं, अल्टीमेटली जब मार्केट में कुछ उथल पुथल होता है तो यही फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपना पैसा निकाल के वापस ले जाते हैं। कंज्यूमरिज्म चिल्ड्रन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये हर बच्चे को पढ़नी चाहिए। आपको एलेक्सा की जरूरत नहीं है, बट इतना एडवर्टाइजमेंट आपने देख लिया कि आपको लगता है कि ये होना तो घर में बहुत जरूरी है। तो स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, अर्लियर इंडियंस यूज्ड टू स्पेंड मनी ओनली ऑन नीड्स, बट नाउ दे स्पेंड ऑन लग्जरीज। जिन चीजों की जरूरत नहीं भी होती चिल्ड्रन, उन चीजों को भी लोग खरीद लेते हैं। कोई काम नहीं है, हर 6 महीने में पैथोलॉजी में जाके सो कॉल अपना चेकअप कराने लग जाएंगे। क्यों? पड़ोस वाले गए थे, चेकअप करा के आए थे। तो ये कुछ अननेसेसरी एक्सपेंडिचर भी किया जा रहा है, और ये सारा का सारा फॉरेन प्रेशर है। इंडिया में कभी ऐसा कुछ स्टार्टिंग में था ही नहीं। तो खैर समझ में आ गई सबको बातें? चलन कोई क्वेरी तो होनी नहीं चाहिए, बिकॉज आईडी कंपेरेटिवली बहुत इजी होता है,
बस रीजन याद रखिएगा, हर चीज का वाई आना बहुत जरूरी है, नहीं तो चाय पियेंगे आप बस। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।